हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और आज जो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वो आपके हैं फ्रेंड्स 3 से 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला आपका सीडीपी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों का इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है, वो भी ईवीएस के सेशन को देख लें, तभी जाएँ, क्योंकि ईवीएस के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइम पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व किया है। और जितने भी पेडागोगी सेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं ईवीएस और सभी सब्जेक्ट में, संभावित प्रश्नों को भी मैंने लिया है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सफलता के लिए भरपूर मेहनत कर रहे होंगे, और जितना आपका टाइम टेबल है आप फॉलो कर रहे होंगे, और आने वाले आगामी परीक्षाओं में और आप अपना बेस्ट दे पाएँ, ईश्वर से इसी कामना के साथ चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए, बहुत ज़्यादा हम जैसे अदर वीडियो में हम समझते हैं, उस वीडियो उन जैसे वीडियो की तरह हम बहुत ज़्यादा समझने का काम नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, बीच में आपको रोकने टोकने से अच्छा है मैं अभी बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, सिर्फ कार्य करने की एक विधि है। अच्छा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। आगे पढ़ते हैं, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों, नई नई जो परिस्थितियां हैं से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता। ठीक है, करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ये कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए, तो हम पहले और दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये तो मान लीजिए आपके जो है सही है। ठीक है, ये आपके सही, यहाँ पे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो इन जैसे क्वेश्चन में दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम नेगेटिव पोर्शन को नहीं देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, हाँ ठीक है। अगर हमारे पास बुद्धि न होती, इंटेलिजेंस न होता, तो हम क्या करते ना, हमारा आईक्यू लेवल ना अच्छा होता, या न ही हमारी बुद्धि हमारे पास नहीं होती, तो इंटेलिजेंस ना होता, तो हम चीज़ों को तर्क नहीं कर पाते, हम अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाते। तो ये विधि है, सही बात है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बिल्कुल ही हमारे आईक्यू लेवल से, हमारे इंटेलिजेंस से हम जितना ज़्यादा अधिगम कर पाते हैं, हम वो अस्थायी अधिगम हो जाता है। ठीक है, और हमारे जीवन में जो नई नई परिस्थितियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें सामंजस्य करने का जो काम भी आईक्यू लेवल से ही हमारा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस उसमें बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसमें पूछा है नेगेटिव, तो नेगेटिव पोर्शन जो होगा वही आपका गलत होगा। तो सिर्फ राजनीति और आर्थिक और सामाजिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत थोड़ी होती है। अब नॉर्मल इंसान जो ना ही राजनीतिक में है, ना ही सामाजिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो नॉर्मली लाइफ जी रहा है, व्यतीत कर रहा है, तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये आपका जो है नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं आगे। अनुकरण, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है ना। अनुकरण मतलब इंग्लिश में बता दूं मैं, इमिटेशन। इमिटेशन, जिसकी बात आपके स्किनर साहब कहते हैं। स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा जो है बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा अपने आसपास पड़ोस में देख कर, ठीक है, नकल करना। ठीक है, अनुकरण मतलब नकल करना, वही बात हो जाती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? रेबर ने दी है, डम्बिल ने दी है, रॉस ने दी है, मैकडूगल ने। देखिए, मैकडूगल साहब बात करते हैं अनुकरण की, और इन्होंने ही अपने मूल प्रत्यात्मक व्यवहार की भी बात कही है, मैकडूगल साहब ने। लेकिन यहाँ पे जो ये परिभाषा है व्यवहार, बाह्य व्यवहार की नकल है, ये आपके डम्बिल साहब ने दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ठीक है, उनका बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? बच्चों के समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे। बच्चों को खूब गृहकार्य देंगे, साहब इतना गृहकार्य दे दें कि बच्चा खाना पीना भूल जाए और डर रहे कि मैम ने दिया है, सर ने दिया, हमको करके जाना है। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने को कहें। देखिए, ये कुछ टैग वर्ड्स है, मैं ऑलरेडी इन पर वीडियोस बना चुकी हूँ। टैग वर्ड्स है कि जो कक्षा में खामोशी है, क्लास में जो आपका साइलेंस ही नहीं चाहिए। क्लास में बच्चे अपने बात को रख पाए, टीचर भी अपने बात को रखे, इस तरह से इंटरेक्ट करके जो चलेगा वही होगा आपका
समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बौद्धिक विकास की परिपक्वता लाना चाहते हैं, और बौद्धिक विकास तभी होगा जब बच्चा तर्क करेगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, चुपचाप बैठने के लिए नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा गिरकार नहीं देंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे किन समस्याओं में है उनको सुलझाने में उनकी मदद करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करके करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे ना। मतलब बच्चा क्लास में इंटरेक्ट करता है, लोगों से अपनी बात को रखता है, लेकिन क्लास में लेकिन घर पे वो अपनी बात को नहीं रख पाता। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि विद्यालय प्रत्येक बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए साहब, बात करने का अब ऐसा थोड़ी कि क्लास में खामोशी नहीं चाहिए, बच्चा कक्षा में शांत न रहे तो क्या चिल्लाए भी ना, ऐसा भी ना हो, ठीक है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसी बात नहीं है, बात करने की बात नहीं है, बात होनी चाहिए लेकिन तर्क वाली बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कक्षा में बच्चे बात ही करें, उसका कोई तर्क ही ना हो, वितर्क ही ना हो, कोई विचार विमर्श ही ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका घर जो होता है वो चाहे जैसा भी घर हो, सुकून होता है उसके घर में, है कि नहीं। तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती। खासकर बच्चे को अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्राथमिक सामाजिक संस्था है। ये जो है आपका जल्दी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने इस बात को रखी। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल वो अपनी बात को तभी रख पाता है क्योंकि विद्यालय में उसके सहपाठी जो है उसकी बात को मंजूरी देते हैं कि हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो, और टीचर भी कहता है कि हाँ बेटा तुम तो सही कह रहे हो भाई, सही बात है, और भी कुछ बताओ आगे, ठीक है। तो उसके विचारों को मान्यता मिल रही है, उसको लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, और घर पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने मूल्यांकन को लिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए शिक्षक के बारे में बात हो रही है, तो शिक्षक, जब क्वेश्चन में शिक्षक बालक क्या जो है मोटिव क्या है क्वेश्चन के बोलने का, उसको समझ लीजिए। यहाँ शिक्षक के बारे में बात हुई तो शिक्षक के हिसाब से सोचेंगे, बालक के हिसाब से नहीं सोचेंगे, क्योंकि मूल्यांकन कौन करता है, शिक्षक करता है विद्यालय में, ठीक है। और विद्यालय की बात हो रही है, तो मूल्यांकन जब हो रहा है शिक्षक के बारे में बात हुई, बच्चे के बारे में नहीं बात हो रही है। तो प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो नहीं पूछा है तो नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा आपका जो है तीसरा ऑप्शन। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करना है कि बेटा तुम तेज हो, वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो उसको अलग अलग कर दे, नहीं। समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की बात कहता है हमारा NCF NEP, तो हमें उसका समर्थन करना है, बच्चों में तुलना नहीं करना है, कंपटीशन नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा की एक बालिका मेरा विद्यालय में होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। मतलब बच्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है चीज़ों को सीखने में, ठीक है। वो किस प्रकार की बच्ची है, इस तरह से आपके हिसाब से। तो मेरा एक पिछड़ी बालिका है, बिल्कुल भी नहीं। पिछड़ी बालिका वो सीखने में वो बच्ची उत्सुक है तो पिछड़ी बालिका नहीं होगी। मेरा एक सृजनशील बालिका है, सही बात है कि मेरा एक क्या है, कॉग्निटिव थिंकिंग करती है और जो है संज्ञान की बात करती है, और बच्ची जो है क्रिएटिविटी से काम करती है, ठीक है। उसको क्रिएटिव चीज़ें पसंद है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उसे विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी। तो अब आप कह रहे हैं कि जैसे होता है ना कि ये मेन पॉइंट किस बात की हो रही है, मेन पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में कि टीचर चाहता है कि बच्चे अपने स्कूल के चीज़ों को बहुत हल्के में न लें कि मुझे तो बिजनेस करना है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। एक बार मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि हाई स्कूल का एक बच्चा था, उन्होंने कहा कि मैम मुझे तो बिजनेस करना है, क्या करूँगा मैं हाई स्कूल इंटर में नंबर ला के, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि नहीं। तो बच्चे में क्या करते हैं, बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि नहीं, आपको विद्यालय भी उतना ज़रूरी है जितना आपका बिजनेस ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय से ही चीज़ों को आप सीखना शुरू करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा पॉजिटिव और उपरोक्त सभी आपका सही होगा। चलिए
फिलहाल बहुत ज़्यादा बातें भी हो जा रही हैं। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, कम उपयोगी, ठीक है, समस्या को पता लगाने के लिए प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो बात करी जाए कि प्रयोगात्मक विधि में, निरीक्षण विधि में और परीक्षण विधि में कौन सा जो है कम उपयोगी होगा बालक की समस्याओं को पता लगाने। प्रयोगात्मक विधि तो ठीक है, निरीक्षण विधि भी ठीक है, क्योंकि निरीक्षण नहीं करेंगे तो समस्या का हम पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन परीक्षण विधि क्या है, इसमें कम उपयोगी है। आगे चलते हैं। परीक्षण विधि कहीं कहीं परीक्षाओं से, टेस्ट से मतलब हो जाता है। पाठ्यक्रम से बहुत ज़्यादा, करिकुलम से, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने पाठ्यक्रम से क्वेश्चन लिए हैं। ये EVS और CDP हिंदी सब में पूछे जा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए जब हम पाठ्यक्रम व्यवस्थित कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो व्यक्तित्व विभिन्नता, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, बालक की आर्थिक स्थिति। बालक के बच्चे के बैकग्राउंड से क्या मतलब है भाई हमको? विद्यालय की व्यवस्था से क्या मतलब है? विद्यालय अगर झोपड़ी में भी पढ़ाया जाए, अगर टीचर अच्छे हैं तो हम वहाँ पढ़ेंगे, और उसका कोई लॉजिक नहीं है कि पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का कौशल पाठ्यक्रम से नहीं मतलब है, शिक्षक के बारे में बात नहीं हो रही। व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में जब हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को बना रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 20 बच्चे हमारे क्लास में हैं तो 20 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। अब सभी बच्चे इस पाठ्य को सीख पाएँ, इस तरह से हमें पाठ को, अध्याय को बांटना है, बनाना है, तैयार करना है, ठीक है। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। अपने चारों तरफ जो वातावरण से बच्चा सीखता है वो कैसा है? तार्किक चिंतन है, प्रत्यात्मक चिंतन है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, और कल्पनात्मक चिंतन। तो बच्चा है, अपने आस पड़ोस देख रहा है तो कल्पना थोड़ी कर रहा है वो। प्रत्यात्मक, तार्किक तर्क करने की जरूरत नहीं है। तर्क वहाँ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं, कुछ अनविजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं, ठीक है, जैसे मैथ के इक्वेशन होते हैं। तो प्रत्याशात्मक चिंतन, वर्ड भी वैसे वैसे प्रत्याशात्मक चिंतन। तो बालक जो है प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख रहा है और चीज़ों को सीख रहा है और चिंतन कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जो आ गया ये क्वेश्चन हिंदी का। उपचारात्मक शिक्षण विधि है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन CDP में खासकर हिंदी पोर्शन में पूछ रहा है, हिंदी के सब्जेक्ट में। समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करना। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षण से जो है समस्याओं का पहचान करना मुश्किल होता है। समस्याओं को उलझा कर प्रस्तुत करना, ये काम नहीं है। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें। समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करें, ठीक है। अब उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कैसी एक विधि? ये मुश्किल तो करता नहीं है समस्या को पहचानने के लिए, समस्याओं को उलझाता नहीं है, समस्याओं को सुलझाता है, समस्या को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। बिल्कुल, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का पहले हम निरीक्षण करते हैं, पहले हम उसकी जानकारी करते हैं कि कहाँ से चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं, बच्चा कहाँ से गलत चीज़ को सीख रहा है या किस तरह से नई चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, तो उसका उपचार करेंगे। ये समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण है। आगे देखते हैं कि भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, वह कौन सी अवस्था है, कौन सा वर्ष है, कौन सा जो है वर्ष है जिसमें बच्चा जो है शुद्ध तरीके से उच्चारण कर पाता है, बोल पाता है। आप नॉर्मली समझ लीजिए अपनी भाषा में, तो बच्चा बोल पा रहा है चीज़ों को हमारी तरह, ठीक है, बेहतर तरीके से। 2 वर्ष में बच्चा सीखता है, बहुत ज़्यादा उसके बच्चे के पास जो है प्रोनाउंशिएट करने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध उच्चारण करना सीख लेता है, थोड़ा बहुत ना। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। मदर लैंग्वेज अगर बच्चा बोल रहा है तो उस मदर टंग में हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। उपरोक्त सभी सही होगा। उपरोक्त सभी, ज्ञान के लिए मातृभाषा जरूरी है, कौशल के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी हमारी मातृभाषा में शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। कक्षा 4 में पढ़ाते समय अध्यापक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से अनुकरण करने को कहता है। यह किस प्रकार का वाचन है? ठीक है, मतलब जो अध्यापक है वो आदर्श वाचन कर रहा है, मतलब बोल के चीज़ों को बच्चे के सामने रख रहा है। जैसे हम बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं ना, आलू को चलो बेटा कहाँ गए थे, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना, तो यह किस प्रकार का वाचन, और बच्चे उसको दोहरा रहे हैं, तो वार्तालाप तो होगा नहीं। प्रश्नोत्तर न प्रश्न पूछने की बात नहीं, कहानी सुनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ सस्वर वाचन हो रहा है। टीचर भी बोल रहा है और बच्चे भी उसका सुन के जो है अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली से कविता जो है उसका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे? आप पढ़ लेते हैं, फिर उसका किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? सरल प्रणाली से, गुप्त प्रणाली से, समीक्षा प्रणाली से, छोटी प्रणाली से। तो कविता की बात करी जाए
तो जब हम कविता की बात करते हैं तो उसका हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें गुप्त प्रणाली होती नहीं, सरल प्रणाली कविता नहीं हो सकती। पद्य की जब बात होती है तो वो प्रणाली सरल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी भी कविताएं हैं जो 2 से 3 भाषाओं में बनी होती है। कहने का मतलब है क्षेत्रीय भाषाओं में मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे एक खड़ी बोली में ही कोई कविता आप नहीं देख पाएंगे अच्छे तरीके से, जरूर उसमें कोई अन्य भाषा, चाहे मगधी, किस तरह से उसको ब्रज भाषा में उसको मिक्स किया रहता है। जैसे दोहा आप देख लेते हैं कबीरदास जी का ना, तो इसी तरह से गुप्त प्रणाली है नहीं, छोटी प्रणाली हो ही नहीं सकती। समीक्षा प्रणाली होती है, उसमें हम समीक्षा करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आलोचनात्मक पहलू की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मूल्यांकन बार बार मैंने लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं आपके जो है ये क्वेश्चन है। आप जाके जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है जो आ रहे हैं। और सभी टीचर का ये काम है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के दे, ताकि हमें ये फील हो पाए कि हम आपका हेल्प करके हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। चलिए फिलहाल बात बंद करते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना नहीं, ऐसे डरा के रख देंगे आप, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित करने के बाद बंटवारा नहीं करना है। वहाँ बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन, बिल्कुल जब भी हम मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा तर्क कैसा कर पाता है, बच्चा किस तरह से उच्चारित चीज़ों को कर पाता है कि नहीं, बच्चे का व्यवहार क्या है, बच्चा बड़ों के साथ कैसा सम्मान करता है, इसी तरह से। तो हम प्रत्येक पहलू की बात हो जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव, माफ करिएगा, नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत नहीं है उसकी बात करी जाए तो की बात करी जाए तो जब नेगेटिव ऑप्शन होगा तभी तो सही लगाएंगे। तो चयन का सिद्धांत होता है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत आप देखते हैं कि सर से पैर तक का सिद्धांत, निरंतर प्रयास का सिद्धांत ना, निरंतरता का सिद्धांत, माफ करिएगा, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो इस तरह बोलचाल का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण में आता है, क्योंकि बच्चा जब कन्वर्सेशन नहीं करेगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो वो भाषा नहीं सीख सकता। तो इनमें से कोई नहीं जो हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। भाषा को आसानी से सिखाने के लिए पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। सही है, उपरोक्त सही है। पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे कि भाषा को किस तरह से समझाना है, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे कि बच्चा जो है अगर नहीं जानता है स्वर, तो हम स्वर से ही शुरुआत करेंगे, भले हम वाक्य पढ़ा रहे हों। हमारी पाठ का जो नाम है वो वाक्य है, हमको वाक्य पढ़ाना है, लेकिन हमको स्वर से ही पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे में उस कौशल का विकास करना है। भाषा परिवेश का निर्माण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको चारों तरफ, आप बच्चा वही सीख पाता है जो उसके चारों तरफ घटित होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नेगेटिव इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि नेगेटिव में ही फंस जाते हैं हम लोग अधिकतर। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो ये क्या आ गया, मैसेजों की बौछार हो रही है इस टाइम। चलिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंगी विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वास्थ्य अगर हमारा खराब है तो इससे हमारा भाषा प्रभावित हो सकता है। बुद्धि अगर हमारी IQ लेवल कम है तो इससे भाषा प्रभावित हो सकता है। लेकिन लिंगीय विभिन्नता, मतलब लड़की है या कोई ट्रांसजेंडर है या वो बालक है, बालिका है, तो भाषा सबके लिए एक समान होती है। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इन लिंग के आधार पर भाषाएं बदलती नहीं है भाई। हम यूपी के हैं, तो हम वही भाषा बोलेंगे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दूसरा बोलेंगे, हमारे भाई साहब कुछ दूसरा बोलेंगे, है कि नहीं। उच्चारण दोष के कारण है, उच्चारण का दोष जो हो सकता है, क्या क्या उसका कारण हो सकता है, उसमें देखते हैं। वर्णों के उच्चारण का ज्ञान, शारीरिक कारण, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो हाँ, उच्चारण दोष हो सकता है कि वर्णों का ज्ञान न हो बच्चे में तो उच्चारण दोष होगा। शारीरिक कारण होगा, बच्चा बोल नहीं पाता है तब भी। क्षेत्रीय बोली का प्रभाव हो जाता है कि हम, जैसे हमारे गांव में जो भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो इसी वजह से हमें इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी नहीं होता और क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब आपका आ गया पर्यावरण। जिस विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं, परिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं, वह सभी डैश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान में तो जीव के बारे में आता है, खगोल विज्ञान की बात ही नहीं हो रही, तो पर्यावरण अध्ययन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में हम परिस्थितिकी का विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, अपने चारों तरफ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, मतलब जब हम शिक्षण करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसमें
पाठ जो है करिकुलम है कितना योगदान देता है अपना। शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को सहायता देने के लिए शिक्षक को आराम नहीं देना है। एक ऑप्शन कटा। और सबसे, अब तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं की बात जब होती है तो इसको रोचक बनाने की बात होती है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चा इंटरेस्ट ले या न ले, ठीक है। प्रभावशाली बनाने के लिए हम पाठ्य संबंधी बातों को रखते हैं। आगे देखते हैं, पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय मानी जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ की बात हो रही है, ये वस्तुनिष्ठ सही हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये अधिकतर विश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, हम अगर पूरी बुक पढ़े हैं और उसमें से 2 टॉपिक उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया तो हम उसमें पूरी तरह से श्योर रहेंगे कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो विश्वसनीय हो जाता है। निबंधात्मक, निबंध लिखेंगे हम एक पेज का, तो हमें ये नहीं होगा कन्फर्म कि हाँ हमने सारी लाइनें सही लिखी हैं। और ऐसा होता भी नहीं कि निबंध में, ऐसे में हम लोग सारी लाइनें सही लिखें, हाई स्कूल इंटर तो सभी लोगों ने दिया है। निम्न में से शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है, नेगेटिव पूछा गया। अस्थायी अधिगम, विषय के प्रति रुचि का अभाव, समय की बचत, प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखिए इसमें जो ये यहाँ पे अस्थायी अधिगम होगा, ठीक है, क्योंकि सारा ऑप्शन नेगेटिव ही हो जाएगा इस तरह। तो विषय के प्रति रुचि का अभाव नहीं होता, बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं तभी चीज़ों को सीख पाते हैं, है कि नहीं। और शैक्षिक भ्रमण की बात है, जैसे हम ताजमहल बता रहे हैं कि ताजमहल क्या क्या होता है, फिर अब बच्चों में ये हो जाएगा कि हम ताजमहल देख के सीखते तो कितना अच्छा होता। तो जब हम दिखाएंगे तो बच्चा क्या होगा, भ्रमण से उसमें रुचि पैदा होगी। ऐसा नहीं कि रुचि का जो है उसका अभाव हो जाएगा, इंटरेस्ट उसमें होगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। समय की बचत भी उतना नहीं होती है, फिलहाल प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25वां। कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसमें कुछ गुण निम्न प्रकार से लिखती है। श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। शिक्षिका द्वारा लिखे गए गुणों में उपयुक्त नहीं है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही ऑप्शन है श्रम का विभाजन हो जाता है। जब संयुक्त परिवार रहते हैं, जहाँ पे दादी दादा सभी लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है संयुक्त परिवार, तो वहाँ पे श्रम विभाजन हो जाता है जी। काम जो है वो बांट दिए जाते हैं, बहुत सारा काम भी होता है, उसी तरह काम बढ़ भी जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा होती है, क्योंकि बहुत सारा जब परिवार साथ में होता है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, हाँ जो हमारा परिवार होता है संयुक्त परिवार, ये एक समाज का छोटा स्वरूप हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक इतने ज़्यादा लोग होते हैं संयुक्त परिवार में कि हर एक व्यक्ति पर हम अपना जो है ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। तो यही ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए क्या कौशल होने चाहिए? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपको एकदम कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपनी बात को अपने तर्क को रख पाएँ, ठीक है। मानचित्र पढ़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो मानचित्र बनाएगा उसके लिए पेंटिंग या उसके लिए नक्शे की बात मायने रखती है, लेकिन मानचित्र पढ़ने के लिए बात नहीं है। ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए और घटनाओं का उपयोग करने में योग्यता। देखिए, मानचित्र में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आपका स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे में जानकारी पाना। मानचित्र पढ़ने का मतलब सबसे ज़्यादा यही है। और ग्लोब पर घटनाओं का विवरण नहीं होता, ग्लोब पर सिर्फ जो है मानचित्र बनाया जाता है किसी भी क्षेत्र का। चलिए आगे क्वेश्चन है, पिथोरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये 2 ही ऑप्शन क्यों है भाई? ओह गॉड, कट गए हैं लग रहा है क्वेश्चन। चलिए, पिथोरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो जो मेन पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पिथोरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, वो गुजरात से है। आंध्र प्रदेश से जो है चित्रकला है वो आपका हो जाएगा पट्ट चित्रकला, ठीक है, जो है आंध्र प्रदेश से है। और बिहार से आपको पता है, बिहार से मधुबनी चित्रकला है। और आपका जो है कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से है। जो मेन पॉइंट था वो तो कट गया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी के संदर्भ में असत्य कथन है, इनके काले रंग के कारण ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, इन्हें काला रंग होने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इसी की वजह से ये खेलना पसंद करते हैं। जीवन काल 50 वर्ष होता है, नहीं, जीवन काल जो है वो 70 वर्ष होता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये चौथा, क्योंकि ये इसमें गलत पूछा था तो गलत ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन को
चुनकर खाता है। चील, कबूतर, बगुला, गिद्ध। तो कबूतर जो है पीस कर खाती है भोजन को, पीस कर, ठीक है। चील और गिद्ध जो है फाड़ कर खाते हैं, लेकिन चुनकर जो है आपका बगुला ऑप्शन सही हो जाएगा। बगुला जो है अपने भोजन को चुनकर खाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोडीजल पौधा भी कहते हैं जो ट्रोफा माफ़ी चाहती हैं फ्रेंड्स इस डिस्टर्बेंस के लिए। निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोडीजल पौधा भी कहते हैं? जेट्रोफा, खेजड़ी वृक्ष, रेगिस्तानी ओक, घटपर्डी पौधे। तो इसमें जेट्रोफा जो है आपका सही हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा था 29 दिसंबर को, और ये रेगिस्तान दोनों, खेजड़ी वृक्ष और रेगिस्तानी ओक जो है ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीच? स्टरिंग, प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, स्टर्मिंग। ठीक है, स्टर्मिंग है, क्या ही लिखा है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, क्योंकि स्टैमरिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीच? स्टरिंग है, प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट है, मेंटल रिटार्डेशन है और स्टैमरिंग है। ठीक है, ऑप्शन देखने के बाद हम देख रहे हैं कि है ही नहीं, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही अलग है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पीच जो नहीं है, स्पीच मतलब हम अपनी बात को रखें, तर्क को रखें। ठीक है, अपनी बात को जब बोल रहे हैं, स्पीच की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, रीडिंग की बात हो रही है। अगर आप जो है LSRW से बात करें तो यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, अपनी बात स्पीकिंग की बात, माफ़ करिएगा, स्पीकिंग की बात हो रही है। ठीक है, स्पीच से। तो ये प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट इसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी हम बात को रख पाएंगे। ठीक है, स्टरिंग मतलब है कि अपनी बात को तर्क के तरीके से रख पाना, पूरा विस्तारित रूप से रख पाना। ठीक है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मेंटल की जो प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मेंटली डिसेबल है, चीज़ों को सोचने में वो बोल ना पाता हो। ठीक है, वो व्यक्ति बोल सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल यू लाइक? किस प्रकार के टीचर को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? वन हु यूजेज बोर्ड ओकेजनली, कह रहा है ऐसा अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड को कभी कभी यूज करे। वन हु यूज चार्ट एंड मैप, ऐसा टीचर जो मैप और चार्ट का यूज करता हो। वन हु यूजेज मोशन पिक्चर एज ए लास्ट रिसोर्स। तो सही है, यही ऑप्शन तीसरा सही होगा कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जब भी आप खासकर इंग्लिश में ये दिक्कत हो जाती है कि ये बताता नहीं है कि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि जूनियर लेवल की बात हो रही है। लेकिन हाँ, जब तक ये श्योर ना हो तब तक आप प्राइमरी लेवल पर ही सोचें। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो उस टीचर को ज़्यादा पसंद करेंगे जो पिक्चर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं या कुछ क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग कैन सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट? कह रहा है कि रेमेडियल मतलब उपचारात्मक शिक्षा की बात हो रही है, उपचारात्मक शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा की। तो लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी से, अभिप्रेरणा का मतलब आप मोटिवेशन में समझ रहे होंगे, अभिप्रेरणा जो CDP में बहुत ज़्यादा ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये हमारा पोर्शन ही है, यहीं से शुरुआत ही होती है CDP की। तो लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की कमी। ठीक है, सीखने में अभिप्रेरणा की कमी। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट, बच्चा जो है वो नई चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। पुअर कंप्रीहेंसिव पावर, और बच्चा जो है उसका कंप्रीहेंसिव पावर जो है वो सही नहीं है। तो इसमें से आप किस बच्चे को जो है उपचारात्मक शिक्षा देंगे? तो सभी को देंगे भाई। अगर मोटिवेट नहीं है तो उसको मोटिवेट करेंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाता तो दूसरी विधि से समझाएंगे, और पुअर कंप्रीहेंशन होगा तो उसको हम और बोलचाल का माहौल देंगे। तो A, B, A, C, A ओनली नहीं है, ऑल ऑफ द एबव जो हो जाएगा आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द एबव, अच्छा हो गया ऑल ऑफ द एबव भैया। आगे देखिए, माइक्रो टीचिंग हेल्प टीचर्स टू, जो सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। सूक्ष्म शिक्षण जो है टीचर को किस तरह से मददगार है? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचर के बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही। जो है किस प्रकार से चीज़ों को समझाना है उसको समझ पाता है टीचर। एनालाइज द फीडबैक एंड वर्क अपॉन वीक पोर्शन, अच्छा बच्चे के वीक पोर्शन, जो कमज़ोर पोर्शन है उसकी बात कर पाता है और उसको समझ पाता है, एनालाइज कर पाता है। मास्टर एंड इंडिविजुअल टीचिंग स्किल्स, नहीं तो कोई भी टीचर इतना मास्टर नहीं है कि 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को व्यक्तिगत तरीके से पढ़ा ले, लेकिन हाँ वो इस तरीके से पढ़ा देगा कि सारे जो स्टूडेंट है वो अपने लेवल तक सही प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टीचर है वो एनालाइज कर पाएगा कि बच्चों की कहाँ कमजोरी है हमें और कितना मेहनत करनी है उस पर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिवोल्यूट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश? कह रहा है कि इंग्लिश सिखाने में बहुत ही इफेक्टिव मेथड कौन सा हो सकता है, बहुत ही बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, कौन सी विधि सबसे सही हो सकती है? क्वार्टरी
एग्जामिनेशन, मंथली एग्जामिनेशन, बाई एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए, जब हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो जब हम टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, तो क्या करेंगे, क्वार्टरली एग्जामिनेशन करेंगे हमेशा कि मंथली एग्जामिनेशन करेंगे। क्वार्टरली मतलब 6 महीने पे या 3 महीने पे इस तरह से एग्ज़ाम लेंगे या टेस्ट लेंगे बच्चे का। बाई एनुअल मतलब कि 1 साल में 2 बार लेंगे, तो नहीं, एनुअल साल में 1 बार लेंगे। मंथली एग्जामिनेशन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि मंथली, अगर इसमें मंथली न होके जो है और वीकली दिया होता है एग्जामिनेशन तो बहुत ही परफेक्ट होता है। फिलहाल जो इन ऑप्शंस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, कि जब हम मंथली नहीं तो डेली जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हैं जो आपको मैं अगली वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी यदि आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लगी हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कितना समझ में आता है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।